गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. सो कल जहाँ हमने छोड़ा था उसके आगे आज स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे इन्वायरमेंट, सोशियोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट में टॉपिक नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट। और उसमें हमने ये देखा था कि इन्वायरमेंट की इंट्रोडक्शन प्लस उसके मीनिंग प्लस उसकी डेफिनेशंस और कंपोनेंट्स, हमने 3 कंपोनेंट्स के देख लिए थे, फिजिकल, सोशल एंड बायोलॉजिकल। तो आज इनके बेस पर जो 3-4 रादर स्फीयर बनते हैं, मेन कंपोनेंट बनते हैं, जोन्स हम जिसको बोल सकते हैं, उनके बारे में आज हम बातचीत करेंगे आपसे। और उसमें अति महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो इनके नाम से ही जैसे विदित हो जाता है कि जैसे एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर है। इन चारों के बारे में आज विस्तृत जानकारी हम हासिल करेंगे। तो जैसे नाम से ही विदित है, एटमॉस्फेयर नंबर 1 हम लेने की कोशिश करेंगे। तो एटमॉस्फेयर में सिंपल शब्दों में अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये कॉम्प्लेक्स फ्लूइड सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स फ्लूइड सिस्टम है जिसमें गैसेस हैं, जिसमें गैसेस होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, और जो जिनका की ओरिजिन और बिगिनिंग प्लेनेट के साथ नहीं हुआ। जब प्लेनेट बना था मदर अर्थ, तब इसके साथ नहीं हुआ था। उसके बाद में एटमॉस्फेयर जो है आज की डेट में देखें तो ये पृथ्वी को में केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शंस की वजह से, केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस की वजह से ये गैसियस एनवलप जो बना, जिसको कि हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ये पृथ्वी की रचना के बाद हुआ है। इस तरह से फ्लूइड सिस्टम में है इन फॉर्म ऑफ गैसेस एनवलप अराउंड द अर्थ। और इसकी जो बाउंड्री है उसको डिफाइन करना इतना आसान नहीं है कि ये कहां तक है, कितने किलोमीटर तक इसकी आउटरीच है, उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल काम है। और इसको अगर हम थोड़ा सा और देखने की कोशिश करें तो एटमॉस्फेयर जो है वो इनर फेस और स्पेस इंटरफेस के बीच का पूरा ये हिस्सा है। इनर फेस अर्थ का, एटमॉस्फेयर का, और साथ में स्पेस का जो इंटरफेस है उसके बीच का ये हिस्सा है। एटमॉस्फेयर जो है दैट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, और जिसमें थिनर जो गैसेस होती हैं वो ऊपर रहती हैं, जो लाइटर गैसेस हैं वो उसके नीचे रहती हैं। ये कंपोज्ड है, नाइट्रोजन इसमें सबसे ज्यादा है, 78% के आसपास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है, और अदर गैसेस जो हैं वो 1% है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 3 मुख्य कंपोनेंट्स हैं गैसेस के जो कि इस एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। और उसमें तीनों स्पेयर में हम देखने की कोशिश करें तो फिर से रिपीट करने लगा हूं, नाइट्रोजन का नंबर सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन जो है दैट इज 21%, और जो दूसरे जो गैसेस हैं वो 1% है। तो इसका मतलब बहुत कम शब्दों में अगर हम ये कहने की कोशिश करें और आपको बताने की कोशिश करें तो एटमॉस्फेयर हमारे इर्द गिर्द, पृथ्वी के जो इर्द गिर्द हैं, वो उसमें एक प्रोटेक्ट करता हमें जो डेंजरस हमारी जो रेजेस हैं, रेजेस जिसको एक्सरा, जिसे हम एक्सरा, जैसे एक्स रेजेस कहते हैं या एक्सरा किरणें भी कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेजेस जो होती हैं जो सूरज से डायरेक्ट पृथ्वी पर आती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लैंकेट का काम कर, ब्लो कर देता है इसको, और ब्लैंकेट का काम करता है। और ये जो ब्लैंकेट ऑफ गैसेस जो हैं जो पृथ्वी के इर्द गिर्द है, और सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेजेस है, पर बैंगनी किरणें हम जिनको बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेजेस से हमारी रक्षा करता है। पृथ्वी हमारी मतलब पृथ्वी की रक्षा करता है। पृथ्वी जो है उसका जो इन्वायरमेंट है आउटर स्पेस में, पृथ्वी के बाहर का, वो बहुत हॉस्टाइल है और वो पृथ्वी के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। तो पृथ्वी को बचाने के लिए नेचर ने ऐसी कुछ रचना करके रखी हुई है। और इस तरह से जो रेडिएशन है, रेडिएशन इस रीजन में अगर देखने की कोशिश करें तो ये यूवी, विजिबल और आईआर सबको मिला के कोशिश करें तो ये 300 से 2050 जो एमएन तक ये जाता है, जो कि बहुत खतरनाक रहता है। और उसमें जो रेडिएशन का लेवल जो है वो 300 न्यून तक है। और इसमें इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एक प्लांट फोटोसिंथेसिस का काम करती है, और ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन में हमारी मदद करती है, रेस्पिरेशन मैंने सांस लेने में हमारी मदद करती है।
तो कार्बन सिंक को कैसे कम किया, कार्बन को कैसे कम किया जाए और ऑक्सीजन कैसे हमारे लिए कंड्यूसिव रहे, ये इसका मेन काम होता है। और इसमें पूरा का पूरा देखने की कोशिश करें तो ये नाइट्रोजन जो है, जो नाइट्रोजन है वो बैक्टीरिया और जो अमोनिया से को जो प्रोडक्ट होने वाले जो प्लांट्स हैं उससे आती है। उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे यहाँ, हम सीधा ये देखेंगे। अगर आप पेज नंबर 9 पे अगर आप इसको देखने की कोशिश करें, यहाँ आप देखें तो एक आपको ब्लैक सा लेफ्ट साइड में एक डायग्राम देखने को मिलेगा। उसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें 5 परतें हैं, अलग अलग 5 इसकी अलग अलग परतें हैं। और उन 5 परतों के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। ये 5 परतें जो हैं, पहली परत को हम इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है वो फर्स्ट लेयर है सरफेस के साथ, और इसी ट्रोपोस्फेयर में ही सारे के सारे हमारे जितने भी पहाड़ हैं, अगर आप नीचे देखेंगे तो ट्रोपोस्फेयर ये यहाँ आएगा। इसमें हिमालय पर्वत की ऊंचाई तक इसको हम मानते हैं। माउंट एवरेस्ट भी इसमें आता है। तो माउंट एवरेस्ट ये ट्रोपोस्फेयर है, और ये ट्रोपोस्फेयर सबसे पहला पार्ट है, पृथ्वी के ऊपर सबसे पहला पार्ट है ट्रोपोस्फेयर का। और ट्रोपोस्फेयर के बाद जो है दूसरा जो है आपका वो स्ट्रेटोस्फेयर है। दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर है, और स्ट्रेटोस्फेयर में जितने भी हवाई जहाज उड़ते हैं वो सारे स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। और ये एक स्टेबल एक स्फीयर होता है, और इसमें ओजोन लेयर भी इसी में आती है। और ओजोन लेयर से ओजोन की जो हानिकारक जो भी किरणें और जो भी रेडिएशन आती है, रेजेस आती हैं सूरज से, वो यही ऑब्जर्व होती हैं, पृथ्वी तक नहीं पहुंचती हैं। मेट्रोस एक और ऊपर वाला जो स्फीयर है उसको बोलते हैं मीजोस्फीयर, MESOPHERE, मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में जो मेट्रोज होते हैं, ये जो तारे तूरे चमकते आपको दिखते हैं, इसमें भी बताने की कोशिश की गई है, वो इसमें रहते हैं। और जो इसकी हाइट है मैं आपको हाइट बताना थोड़ा सा भूल गया। जो स्ट्रेटोस्फीयर है, सॉरी, ये जो ट्रोपोस्फीयर है पहले वाली, इसकी हाइट 10 किलोमीटर तक है। इस गैसेस की हाइट जो 10 किलोमीटर, ये कैसे अंदाजा लगता है? माउंट एवरेस्ट कितना है? 8,000 मीटर के आसपास, मतलब 8 किलोमीटर के आसपास। तो ऊपर उसके भी 2 किलोमीटर तक जो है वो क्या है, उसमें ये पहला जो ट्रोपोस्फीयर है वो रहता है। दूसरा जो स्ट्रेटोस्फीयर है वो 10 किलोमीटर से लेके 45 किलोमीटर तक है। 10 किलोमीटर से लेके 45 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर है। और स्ट्रेटोस्फीयर के बाद जो मीजोस्फीयर है वो 45 किलोमीटर से लेके 85 किलोमीटर तक है। 85 किलोमीटर तक ये जो है वो आपका मीजोस्फीयर रहेगा। और मीजोस्फीयर में मेट्रोज जितने भी हैं, ये चांद तारे जितने भी हैं, सारे के सारे वो वहीं हमें दिखते हैं। और उसके बाद एक है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर सबसे ठंडा पार्ट होता है, और इसमें यहाँ जो है ये 85 किलोमीटर से लेके 100 प्लस किलोमीटर तक जाता है। 100 के आसपास, ये 110 के आसपास है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एटमॉस्फेयर है वो 100 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, सरफेस से लेके ऊपर साइड को 100 किलोमीटर के आसपास है। जैसे हमने आपको भाग बताने की कोशिश की, नंबर 1 जो था वो था ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर 10 किलोमीटर तक है, और जो ट्रोपोस्फेयर से के बाद है स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो 10 से 45-46 किलोमीटर के आसपास। और फिर मीजोस्फेयर आता है नंबर 3 पे। मीजोस्फेयर जो 45-46 किलोमीटर से लेके 85 किलोमीटर तक है। और जो स्ट्रेटोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, वो 85 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक ये सारा का सारा इसका रहता है। और इस तरह से एटमॉस्फेयर जो है उसमें एक्सट्रीमली थिन एक एक्सोस्फेयर भी होता है, और जो कि हमारे एटमॉस्फेयर का एक बहुत बड़ा एक पार्ट है, और पूरी तरह से हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नंबर 2 दैट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो जैसे नाम से ही विदित है, हाइड्रो मैंने पानी। पानी, हाइड्रो का मतलब ही सिंपल शब्दों में पानी होता है। और इसमें इंक्लूड सरफेस वाटर एंड सराउंडिंग इंटरफेस। धरती का जितना भी पानी है वो इसमें सारा का सारा आता है। अब जो मॉलिक्यूल हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है हमारे आई मीन कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी फ्लोरा है चाहे फोना है, फ्लोरा के लिए भी फोना के लिए भी, फ्लोरा मैंने पूरा वनस्पति जितने भी है उसको भी जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। और फोना जानवर जिनमें जान है, उसमें इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, वो सारे के सारे उनके लिए क्या चाहिए? पानी उनके लिए बहुत जरूरी है। तो पानी अवेलेबल, वाटर अवेलेबल इन एनी फॉर्म,
एनी फॉर्म बाय मीन इसका मतलब क्या हो जाएगा, चाहे वो ग्लेशियर के रूप में है, चाहे वो ये जो नदियां हैं उनके रूप में है, नालों के रूप में है, झरनों के रूप में है, बॉडी के रूप में है, और या फिर अंदर का जो पानी है, पृथ्वी के अंदर का जो पानी जिसको कि हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, और जिसको ये हैंड पंप से हम निकाल के बाहर करते हैं, वो सारे के सारे ऑल सॉर्ट ऑफ वाटर सोर्सेस जो है वो इसी हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। आप लोगों को पता ही है अप्रोक्सीमेटली 71% जो पानी है, ओशंस जो है दुनिया में, समुद्र जिसको बोलते हैं, वो हमारी सारी दुनिया पृथ्वी जो है उसमें 71% पानी है, 21% जो है स्पेस है। तो ये 70% जो पानी इस प्लेनेट पे अवेलेबल है, चाहे वो ग्लेशियर के रूप में है, चाहे वो आइस कैप है, चाहे वो कोई भी, ये एडिशनल एरियाज हैं। पानी जो है वाटर इज फाउंड इन लेक्स, streams, soil, underground, reservoir, atmosphere, anywhere which is being used for living organism, that comes under this category. पानी चाहे वो आइस की फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है, पानी चाहे वो वेपर की फॉर्म में है, वेपर्स में भाप कण उसकी फॉर्म में है, ये सारा का सारा इसमें ही रहेगा। हाइड्रोस्फीयर जो है, इट इज अ कलेक्टिव टर्म विच यूज्ड फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। हाइड्रोस्फीयर एक कलेक्टिव टर्म है जो सभी तरह के पानी के स्रोतों के लिए यूज की जाती है। और इसमें हम देखने की कोशिश करें तो ऑल टाइप ऑफ वाटर रिसोर्सेज में ओशन भी आ जाएगा, सीज भी आ जाएंगे, रिवर्स भी आ जाएंगी, स्ट्रीम्स भी आ जाएंगी, रिजर्वायर भी आएंगी, और ग्राउंड वाटर भी आएगा। तो अगर इसको हम थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू दिखाने, ग्राफ के थ्रू दिखाने की कोशिश करें, तो आप ये देखते होंगे कि पेज नंबर 10 पे ये एक यहाँ बताने की कोशिश की गई है आपको कि किस तरह से पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो सारी दुनिया में है, ये यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। तो इसमें 97% जो पानी है, आपको सुन के बहुत ताजुब होगा, समुद्र का जो 97% पानी है, 97% पानी, दैट इज विद हाई साल्ट कंटेंट है, एंड इट इज नॉट ड्रिंकेबल, यूज नहीं किया जा सकता उसको, ना ही पिया जा सकता है, ना ही किसी और काम के लिए उसको यूज किया जा सकता है। इट मीन्स इट इज यूजलेस, ये पूरी तरह से इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। परंतु ये जब ये वेपर्स बन के, बाष्प बन के जब यहाँ से उठता है, तो फिर मानसून आती है। आपने पढ़ा होगा, अब बरसात आने वाली है, बरसात हुई पीछे अभी, तो मानसून की वजह से बरसात, वो पानी कहाँ से उठेगा, ओशन से उठेगा। ओशन जब गर्म होंगे, 71% पानी गर्म होता है, तो वहां से अभी जो बोला है कल से जो बारिश है 8 तारीख से, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होगी। वेस्टर्न कहाँ है, यहाँ ऊपर से आने वाली जो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान से आने वाली जो हवाएं हैं वो बारिश करती हैं सर्दियों में, ऐसा बोला गया है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ और सिर्फ जो 2% पानी है हमारा, 2% पानी जो है वो पूरी तरह से जो है वो अवेलेबल है, जो कि यूज करने लायक है। उसमें से भी मात्र 1% पानी जो है वो पीने योग्य पानी है। 1% पानी जो है वो पीने योग्य है, और जो 2% पानी है वो हमारा आइस कैप में, पोलर आइस कैप, पोलर मैंने पोलर का मतलब क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 2% जो पानी है वो वहां आइस कैप में है, रादर वो ग्लेशियर्स में है। अब बच गया हमारे पास 1% पानी मात्र, जो कि फ्रेश वाटर है, जिसको कि पिया जा सकता है। इस डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश की गई है। और उसमें से भी जो 1% है उसका भी जो प्रयोग है वो 50% पानी का प्रयोग जो थर्मल पावर प्लांट्स में किया जाता है। 50%, 7% जो पानी का प्रयोग है वो डोमेस्टिक यूज के लिए है। 1% में से भी 7% जो है उसका डोमेस्टिक यूज के लिए है। 13% जो पानी है, 13% वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए है, और 30% जो है वो यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए। 1% का भी आगे डिवीजन इस तरह से है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आज के समय की अगर मेजर प्रॉब्लम है वो 1% पानी को मैनेज करना है, और मैनेज करने के लिए क्या है, 1% का भी यहाँ थर्मल प्लांट में, पावर प्लांट में यूज किया जाएगा। वो नहीं करेंगे तो फिर लाइट नहीं आएगी, हम ये कर रहे हैं नहीं कर पाएंगे कुछ भी। डोमेस्टिक यूज के लिए है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए है, और इरिगेशन के लिए है। तो इसको मैनेज करना एक बहुत बड़ी वो है, क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए और दूसरे यूजेस के लिए इसका प्रयोग जो वो किया जाता है। और इस तरह से अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये
ये कहा गया है कि थर्ड जो विश्व युद्ध होगा पानी के लिए होगा, तो वजह ये है वो क्योंकि 1% है, उसको सब कोई चाहेंगे कि हम इसको कंट्रोल करें, परंतु इसको कंट्रोल करना बहुत ही आज के समय बहुत बड़ी चुनौती हमारे पास है। नंबर 3, लिथोस्फीयर। लिथो जैसे नाम से ही पता लगता है, लिथो मैंने जमीन, भूमि, पृथ्वी। तो सॉलिड पार्ट जो है इट इज आउटर लेयर ऑफ सॉलिड अर्थ, और इसमें जो डिसकंटिन्यूटी है विद मेंटल क्या क्या बोलते हैं इसको, मेंटल, क्रस्ट एंड कोर, 3 भाग होते हैं इसके। और आगे पेज नंबर 11 पे इसको दिखाया गया है, पृथ्वी के अंदर का जो भाग है पूरा का पूरा पानी वाला भाग है। गया पानी किस पर टिका हुआ है, वो पृथ्वी पर टिका हुआ है। पृथ्वी वाले भाग में सारे के सारे इसको देखने की कोशिश है, जो लिथोस्फीयर हम इसको बोलते हैं। लिथोस्फीयर में लिथोस्फीयर जो है दैट इज आउटर बाउंड्री फ्रॉम कॉम्प्लेक्स इंटरफेस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बीच में, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच में एक लिथोस्फीयर जो है वो एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। हाइड्रोस्फीयर आप समझ गए होंगे, पानी वाला एरिया पूरा का पूरा, और साथ में एटमॉस्फेयर यहाँ से ऊपर वाला एरिया जो कि कहां तक है, करीब करीब 100 किलोमीटर तक ये पूरा का पूरा इसका आउटरीच है एटमॉस्फेयर की। तो उसमें उसके बीच में पानी, क्योंकि आप पानी के अंदर पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी वाला जो लिथोस्फीयर वाला पार्ट है वो इसमें रहेगा। बेसिकली लिथोस्फीयर इज नथिंग बट इज अ क्रस्टल सिस्टम ऑफ कंपोजिट ऑफ 3 लेयर्स। इसमें 3 लेयर होती हैं बड़ी बड़ी, उसका एक कंपोजिट है, कंपोजिट पार्ट है इकट्ठा होके। लिथो का स्फीयर मतलब ये होता है कि जैसे बोलते हैं कि एक शब्द यूज किया जाता है, हम एक शब्द यूज करते हैं इसको, monolith. Monolith, it is not, though it seems to be monolith but it is not monolith. Monolith माने जो जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके। पृथ्वी दिखती तो वैसे है कि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, परंतु अगर हम ध्यान से इसको देखें, एनालिटिकली इसको देखें, तो ये 3 बड़ी बड़ी लेयर से मिलकर बनी हुई है। 3 बड़ी बड़ी लेयर्स हैं, और 3 जो बड़ी लेयर्स हैं उसको कोर बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं और क्रस्ट बोलते हैं। कोर अंदर वाला पार्ट है, मेंटल उसके जो उसके ऊपर वाला पार्ट है, और जो अंतिम जो पार्ट है, जो बाहर वाला पार्ट है, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट जिसमें हम लोग रहते हैं, मैं रहता हूं, आप रहते हैं, सारी दुनिया जिसके ऊपर रहती है उसे क्या बोलते हैं, क्रस्ट कहा जाता है। और ये जो मेंटल है, मेंटल इसके अंदर का पार्ट है, और उसके जो नीचे वाला जो पार्ट है, जो लास्ट वाला अंदर वाला जो लास्ट वाला पार्ट, उसको कोर कहा जाता है, जहाँ की टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा रहता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, पेज नंबर 11 पे हम देखेंगे तो वहां आपको दिखने को मिलेगा जो क्रस्ट है और जो ये कोर है और जो मेंटल है, तीनों की तीनों जो भाग हैं वो बंटे हुए हैं, और उसमें उसका जो डिवीजन है वो भी यहाँ बताया हुआ है कि वो कितने कितने किलोमीटर तक है, उसके अंदर क्या क्या मिलता है। जो क्रस्ट जिसमें हम रहते हैं वो पार्ट जो है, उसकी जो डेंसिटी है वो आगे फिर 2 भागों में बढ़ती है। एक जो ऊपर वाला पार्ट है उसको अपर मेंटल कहते हैं, मेंटल कहते हैं, और वो जिसमें मिट्टी है, पानी है, सब ये जो भी है ये इसके ऊपर होता है। जो नीचे वाला पार्ट है वो रॉक्स वाला पार्ट है, ये 100 किलोमीटर तक है। ऊपर वाला जो पार्ट है 100 किलोमीटर तक है, जो उससे नीचे वाला पार्ट है इसमें रॉक्स है, सिलिकॉन, और इसमें कोयला से लेकर वो सारी चीजें, खनिज पदार्थ जो मिलते हैं वो 200 किलोमीटर तक है, नीचे 200 किलोमीटर तक है। और इसका एक और डेंस ऑक्साइड वाला जो पार्ट है जिसमें मैग्नीशियम, नाइट्रोजन वगैरह मिलती है, वो उसे हम क्या बोलते हैं, वो अंदर वाला जो इनर पार्ट है इसका, वो 200 किलोमीटर तक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये करीब करीब 500 किलोमीटर तक अंदर इसके पृथ्वी के अंदर पहले पार्ट में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। दूसरा जो पार्ट है जो जिसको हम आउटर कोर बोलते हैं या मेंटल जिसको बोलते हैं, ये 550 किलोमीटर तक, ये 500 हो गया, 50 किलोमीटर अंदर और पार्ट है। और ये पार्ट जो है, इस पार्ट में सारी की सारी और चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। और जो अंदर वाला जो लास्ट वाला पार्ट है वो इससे नीचे वाला है, और ये करीब करीब कोई 13 किलोमीटर के आसपास, 13.6 किलोमीटर के आसपास जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 13 का मतलब है 1300, नॉट 13।
13 का मतलब 13 नहीं, 1300, 13.6 मतलब 1350 किलोमीटर के आसपास का जो अंदर लास्ट जो मापा गया अभी तक वो उसके हिसाब से है। तो ये अंदर जो इनर कोर जो पार्ट है इसका जो टेम्परेचर है दैट इज मोर देन 2 लाख डिग्री सेल्सियस, 2 लाख डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इसका टेम्परेचर है। और उसकी वजह से ये रॉक्स बार वाली, इसकी वजह से ये एक चिलम टाइप में ये बना हुआ है। आप देखेंगे इसको तो ये चिलम टाइप में है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो आप अगर दादू आपके चिलम पीते हो तो आप उसको इस तरह से देख सकते हैं। तो ये पृथ्वी की रचना कुछ इस तरह से अंदर से इस तरह से कुछ है। तो जैसे आग ऊपर जलाते हैं चिलम में, तंबाकू भरते हैं और परंतु उसके नीचे भी कुछ ना कुछ बेस दिया होता है जिसके ऊपर वो तंबाकू को रखते हैं। तो उसी तरह से करीब करीब नीचे से फिर वो पूरा का पूरा उसको प्रमोट करता है। इनर कोर में जो सॉलिड मेटल हैं सारे के सारे वही हमें देखने को मिलते हैं। और इसका अगर विवेचन हम देखने की कोशिश करें तो ये इसके अंदर हमें एल्युमिनियम देखने को मिलता है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, आयरन है, फिर कैल्शियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। ये इसकी जो रचना है इसकी पूरे के पूरे अंदर वाले पार्ट की पृथ्वी की वो उस तरह से हुई है। अगर इसको हम पेज नंबर 12 पे आ जाएं तो वह हम देखने की कोशिश करें तो ये जो है कि जो लोअर मेंटल, आउटर मेंटल और इनर मेंटल सारा का सारा इसको काट के दिखाने की कोशिश की गई है। और ये पृथ्वी के अंदर की रचना है जो कि जिसके आधार पे पूरी पृथ्वी हमारी टिकी हुई है। अंतिम जो इसका पार्ट है दैट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर माने जिसमें जान है, जहां जहां जीवन संभव है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर कंपोजिट ऑफ ऑल जोन्स ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। जहां जीवन है वो बायोस्फीयर है। और ये इंटायर बायोसोर्सेज ऑफ अर्थ यहाँ सारे के सारे पाए जाते हैं। ये आज से धरती के बनने से 4.5 मिलियन साल पहले इसकी एवोल्यूशनरी प्रोसेस से इसकी रचना हुई थी। कोई बनाने वाला नहीं था। उद्विकासीय प्रक्रिया से 4.5 मिलियन ईयर पहले इसका जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है इसकी रचना हुई। और इसका जो ऊपर वाला जो टॉप है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। और उसमें लिथोस्फीयर के साथ साथ थ्रू आउट द हाइड्रोस्फीयर इनटू द लोअर एटमॉस्फेयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट। लिथोस्फीयर जिसमें हम लोग रहते हैं, और साथ में एक चीज और जो पूरा का पूरा जो बायोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर में भी जिसमें कि जलीय जीवन है, एक्वेटिक लाइफ है, जलीय जीवन एक्वेटिक लाइफ वो सारा का सारा इसी में बायोस्फीयर में आता है। और साथ में अगर और देखने की हम थोड़ा सा कोशिश करें तो लाइफ का जो ओरिजिन है लाइफ का जो ओरिजिन है अर्थ के ओरिजिन के बाद ही हुआ। पहले अर्थ बनी उसके बाद लाइफ आई है। तो ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। और ये इसमें कई सेवरल सेंचुरीज, कई सदियों का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है और जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। उसका डिटेल में अगर देखने की कोशिश करें तो एटमॉस्फेरिक जो कंपोजिशन है इसकी, इसमें जो सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स हैं, जो लिविंग सेल्स हैं हमारे, उनका भी इसमें बहुत ज्यादा योगदान है। और कन्वेंशनल व्यू को देखने की कोशिश करें तो ये सारे के सारे जितने बैक्टीरिया से लेकर बड़े से बड़ा जो प्लांट है, बड़े से बड़ा जो फोना है, फोना जो जंतु है, और बड़े से बड़ा जो क्या बोलते हैं जीव है, जीव और जंतु दोनों, और साथ में फ्लोरा भी, साथ में प्लांट्स भी, वो सारे के सारे यही हैं और इसी भाग पे पाए जाते हैं। और इनके जिंदा रहने के लिए इन्हें क्या चाहिए होता है? जिंदा रहने के लिए इन्हें एनर्जी चाहिए। एनर्जी आप लोगों को पता ही है, एनर्जी में सूरज जो है, सोलर सिस्टम में सूर्य सबसे बड़ा एनर्जी का स्रोत है। और जब जहां जहां सनलाइट पड़ती है तो उसकी वजह से वेरियस टाइप के जो न्यूट्रिएंट हैं वो पैदा होते हैं, चाहे वो सॉइल में पैदा होते हैं, चाहे वाटर में है, चाहे वो एयर में है, हर जगह वो पैदा होते हैं। और वही जो है वो सबके जिंदा रहने की वजह है, या रादर वजह बनते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो नैरो जो लेयर है जो पृथ्वी के आसपास, सरफेस के आसपास है, सरफेस के पास आपके आसपास है, उसमें जीवन पॉसिबल है। इसे हम बायोस्फीयर भी कहते हैं। और इसी बायोस्फीयर का जो थिकनेस है, थिकनेस 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है। और इसे एयरबॉर्न जोन भी से कहा जाता है। 8 किलोमीटर के अंदर, जो सी के अंदर भी, समुद्र के अंदर भी और समुद्र के बाहर भी 8 किलोमीटर का जो एरिया है सारा का सारा, उसमें जीवन संभव है। 8 किलोमीटर क्यों बोला हमने? हिमालय, उसकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो भी हमने पहले उसमें क्या कहा था कि जो बायोस्फीयर है वो कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर।
तो 10 किलोमीटर तक इसका पूरा इम्पैक्ट है। और इसमें विद इन बायोस्फीयर कई तरह के जोन है, कई तरह के, और उन सभी जोन्स को इकोसिस्टम कहा जाता है। यहाँ ध्यान रखना, इन सभी जोन को इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम अलग से चैप्टर है, और ये इसके बाद, इस चैप्टर के बाद ये दोबारा इसमें रेपिटेशन नहीं होगा, परंतु बेस बनेगा। चाहे वो हम नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़ेंगे तब भी हमारी बात यहाँ क्रस्ट और मेंटल की होगी। नेचुरल रिसोर्सेज वहीं पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ वही हैं। जंगलों की बात करेंगे तो फिर हम बायोस्फीयर की बात करेंगे, 10 किलोमीटर का जो रेडियस है। इसलिए इस चैप्टर को समझना आपको लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो यहाँ जो अति महत्वपूर्ण चीज जो रहेगी वो यही रहेगा कि इसी स्फीयर पे सभी तरह के जो बायोम्स हैं वो पाए जाएंगे, और इकोसिस्टम, ट्रॉपिकल रेंज, सारे के सारे इकोसिस्टम यही आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में इसी बायोस्फीयर में इट रेफर्स टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। ये बड़ी अति महत्वपूर्ण चीज है कि लिविंग बीइंग भी है और साथ में इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो एवर्टिक एनवायरनमेंट है, निर्जीव चीजें हैं, उसके साथ उसका इंटरेक्शन कैसे है, ये हमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों के साथ इस बायोस्फीयर का इंटरेक्शन कैसे है, चारों मिलकर ही पृथ्वी को संभव बनाते हैं और हमारे जीवन को संभव बनाते हैं, चारों के चारों। अब नाउ आई एम रिपीटिंग अगेन हाउ बायोसिस्टम या बायोस्फीयर is interacting ecologically with lithosphere, with hydrosphere and with this atmosphere. ये चारों के चारों इकट्ठे होते हैं तब जाके जीवन पॉसिबल बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने याद रखना है। और अगले लेक्चर्स में, अगले जो यूनिट्स आएंगे उसमें इसका हमारे बहुत ज्यादा रेफरेंस आएगा और बहुत ज्यादा योगदान रहेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।